मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बीते रोज कर लिया। आज तमाम नए मंत्री अपने अपने मंत्रालय में काम करते हुए नजर आए। हमने अपने कल के शो में आपको बताया था कि पीएम मोदी अपना कैबिनेट विस्तार करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने बताया था कि क्या सरकार अभी से 2024 की नींव को तैयार कर लेना चाहती है या फिर सरकार बैकफुट पर आ गई थी और अब वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। हमारी और आपकी बातचीत कल अधूरी रह गई थी। आखिर सरकार का विस्तार हुआ है। सरकार बीते एक महीने से इसके बारे में योजनाएं बना रही थी, तो भला हम इसे एक दिन में कैसे समेट सकते हैं। तो आज के शो में हम मोदी कैबिनेट की ही बात करेंगे। आपको बताएंगे मोदी कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी, तलाशने की कोशिश करेंगे वो वजह जिसकी वजह से कई बड़े चेहरों को कैबिनेट से हटा दिया गया। साथ ही ये भी बताएंगे कि अब जो नए मंत्री हैं उनकी कहानी क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बस शो। लेकिन मोदी कैबिनेट के बारे में बताने से पहले आपको बताना जरूरी है कि आज के शो में क्या कुछ है खास। वीरभद्र सिंह के निधन पर हर आंख में आंसू आ गए और उत्तराखंड का वीडियो आपको आंख और कान खोलकर देखना पड़ेगा। साथ ही यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में हंगामा क्यों बरपा है और आखिर में बताएंगे मोदी सरकार की इनसाइड स्टोरी, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आज सुबह एक खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वीरभद्र का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को रामपुर में हुआ। इससे पहले आज पार्थिव शरीर को दिन भर होली लॉज में दर्शन के लिए रखा गया। कल 9 जुलाई को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच दर्शन के लिए रिज मैदान पर आम लोगों के बीच रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर 1 बजे तक कांग्रेस राजीव भवन में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा। शाम 6 बजे परिवार रामपुर पहुंचेगा। उसके बाद 10 जुलाई शनिवार को पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। वो इससे पहले 2 बार कोरोना को मात दे चुके थे। पूर्व सीएम के निधन पर पीएम मोदी, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर सहित कई नेताओं ने दुख जताया। डेली बज इंडिया भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले उसे देखिए। ये वीडियो उत्तराखंड के मसूरी का है, जहां केम्प्टी फॉल पर सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट नहा रहे हैं। इन्हें ना तो कोरोना की फिक्र है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता। हमने आपको कल के डेली बस शो में नैनीताल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां सड़कों पर जाम लगा हुआ है और होटल्स पूरी तरीके से फुल हैं। जानकार बार बार कह रहे हैं कि अगर हमने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। ऐसे में अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो चिंता की बात है। आपने बीते दिनों मनाली की तस्वीरें भी खूब देखी होंगी, जहां पर्यटकों को होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लापरवाही की जवाबदेही किसकी है? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है या फिर ये लोग जो बिना कोई परवाह किए कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं? जवाब आप खुद तलाशिए। हम बढ़ते हैं आगे, आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का नामांकन जारी है। आज नामांकन के दौरान यूपी में कई जगह हंगामा हुआ। सीतापुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर के साथ कई जिलों में झड़प, हाथापाई और फायरिंग तक की नौबत आ गई। इन अलग अलग घटनाओं में कई लोग भी घायल हो गए। सीतापुर में नामांकन के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। नामांकन पत्र न मिलने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। खबर है कि बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती में भी नामांकन पत्र को लेकर जमकर बवाल हुआ। यहाँ नामांकन पत्र न मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा के प्रत्याशी और उनके समर्थक इस दौरान इकोना के ब्लॉक परिसर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नारेबाजी की। अंबेडकर नगर में भी नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। बसपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से पर्चा छीनने की कोशिश की गई। बसपा नेता ने बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर यह गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बवाल हो गया। इसी तरह फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भिड़ंत हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है। ये सब जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है।
प्रशासन की ओर से माहौल को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के लिए 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त है, जबकि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान होना है। यूपी में चुनावी झड़प कोई नई बात नहीं है। बीते दिनों यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। साथ ही ग्राम पंचायत के चुनाव में हुए बवाल से भी आप खूब वाकिफ होंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर चुनाव में हो रहे बवाल कब थमेंगे। अब आपको बताते हैं मोदी कैबिनेट विस्तार की इनसाइड स्टोरी। कल बीते बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 36 नए मंत्री थे। कैबिनेट विस्तार से पहले कुल 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिर क्यों उन बड़े नामों को इस्तीफा देना पड़ा? कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे देने से हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। वैसे भी पीएम मोदी हमेशा से इसी तरीके के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर उन मंत्रियों ने क्यों इस्तीफा दिया। सुनाएंगे उन मंत्रियों के किस्से जो कि कैबिनेट मंत्री परिषद में शामिल हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं, या यूं कहें तो हर्षवर्धन की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हर्षवर्धन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठे, उससे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में इसका असर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री उनके काम से खुश नहीं थे। अब सरकार ये दिखाना चाह रही है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को जो भी दिक्कतें आई हैं या नुकसान हुआ है, अब नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का मतलब है कि सरकार ने विपक्ष को आलोचना करने का मौका दे दिया है। उनको हटाते ही सवाल उठने लगे कि सरकार कोरोना महामारी का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाई। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है, लेकिन उनके काम करने का तरीका यही है। तो विपक्ष की आलोचना की बहुत परवाह वो नहीं करते हैं। अब मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हम इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 49 साल के मंडाविया साइकिल से संसद जाया करते थे। वो उन 7 मंत्रियों में हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया है। उन्होंने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की। इसके साथ ही बाद में उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में मनसुख मंडाविया ने अहम रोल निभाया था और देश के अलग अलग हिस्सों में तुरंत सप्लाई पर जोर दिया था। मंडाविया ने राजनीति में शुरुआत एबीवीपी के सदस्य के रूप में की और फिर बीजेपी में आगे बढ़े। 2002 में 28 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र के विधायक बने। 2012 में वो गुजरात से राज्यसभा में चुनकर आए। पहली बार वो 2016 में मोदी सरकार में शामिल हुए। उन्हें सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया। मंडाविया के सामने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की चुनौती है। देखना होगा कि वो तीसरी लहर को कैसे रोकते हैं। अब हम आते हैं शिक्षा मंत्रालय की ओर। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन करीब 1.5 साल से स्कूल लगभग बंद ही हैं। बच्चे घरों पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मंत्रालय की भी रही। उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत की नई शिक्षा नीति उन्हीं के कार्यकाल में लागू की गई है। नए कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्री को भी पद से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति पर निशंक के काम से नाराज थे। शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव सरकार ने किया, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं हुई। ये खबर ही नहीं बन पाई कि नई शिक्षा नीति क्या है, इससे क्या क्या बदलेगा। निशंक जन जन तक शिक्षा नीति को पहुंचाने में नाकाम रहे। शायद इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री नाराज थे। बोर्ड की परीक्षाएं हो या फिर कोई दूसरी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोरोना काल में छात्रों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था। धर्मेंद्र प्रधान के सामने अब कोरोना काल में मुश्किल में आए शिक्षा क्षेत्र को फिर से लागू करने और नई शिक्षा नीति को लागू करने की चुनौती होगी। अब हम बात करते हैं लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय की। कोरोना काल में सबसे पहले मुश्किल जो सामने आई थी वो थी प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़ी हुई। तब से लेकर अब तक वक्त वक्त पर अलग अलग जगह लॉकडाउन लगता रहा है। ऐसे में मजदूरों का मसला हमेशा से चर्चा में रहा। मोदी सरकार की इस नई टीम में श्रम मंत्रालय के जिम्मे को भी बदल दिया गया और संतोष गंगवार की छुट्टी कर दी गई। आपको याद होगा कि संतोष गंगवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली तौर पर आलोचना की थी। गंगवार ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान सरकार के कामकाज की आलोचना की थी। अब भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। 30 जून 1969 को जन्मे भूपेंद्र यादव ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके भूपेंद्र यादव अजमेर के ही कुंदन नगर के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव ने बीजेपी में रहते हुए कई अहम पद संभाले।
वो साल 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव बने। इसके अलावा साल 2010 में वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त किए गए थे। भूपेंद्र यादव गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्र संघ अध्यक्ष और 1992 में गुरुग्राम में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2012 में भूपेंद्र यादव को पहली बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया गया था। साल 2018 में भूपेंद्र यादव को राज्यसभा सांसद बनने का दूसरी बार मौका मिला। भूपेंद्र यादव का कद पार्टी में काफी ऊंचा है। काफी समय से चर्चा थी कि उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मोदी शाह के करीबी भी हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की। पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में टूट चुकी अर्थव्यवस्था के बीच आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय का जिम्मा भी अब नए हाथों में दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने आज पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। राज्य मंत्री के रूप में उनके शानदार काम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। हरदीप पुरी के सामने चुनौती होगी कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच सरकार की छवि को बचाया जाए। अब बात करते हैं रेल मंत्रालय की। प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त रेलवे का सबसे अहम रोल रहा था। इसके अलावा सामानों की सप्लाई के वक्त भी रेलवे ने अहम रोल निभाया। रेलवे को अब नया बॉस मिल गया है। अब पूर्व अफसर अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है। अब हम बात करते हैं कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। रविशंकर प्रसाद के पास कानून और सूचना प्रौद्योगिकी का 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ खूब बयानबाजी की। ट्विटर ने देश के नए आईटी कानून के तहत अधिकारियों की अनिवार्य नियुक्ति से आनाकानी की। एक तरफ ट्विटर कोर्ट चला गया तो दूसरी तरफ उसने खुद कानून मंत्री का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर में ही प्रसाद का ट्विटर अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन इस बीच जो संदेश जाना चाहिए था वो चला गया। संदेश ये कि एक अमेरिकन कंपनी ट्विटर भारत सरकार को भी आंख दिखा सकती है। स्वाभाविक है कि अपने इकबाल के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार की छवि को इस घटनाक्रम ने गहरी चोट पहुंचाई। वहीं भारत लोगों की निजी जानकारियों को लेकर डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी ला रहा है। इस पर संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट के पेश होने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि वो इस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं। रविशंकर प्रसाद को मोदी सरकार में कितना महत्व दिया गया था, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो अक्सर नीतिगत और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा करते थे। अब हम बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की। सरकार के प्रवक्ता होने के नाते प्रकाश जावड़ेकर और उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि कोरोना काल में सरकार की इमेज सही करने के लिए कदम उठाए, लेकिन उनका मंत्रालय इसमें असफल रहा। देसी मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया में भी सरकार की बहुत किरकिरी हुई और सीधे पीएम मोदी की इमेज पर असर पड़ा। जावड़ेकर की उम्र भी उनके हटने की एक वजह बताई जा रही है। वो 70 साल के हैं। वहीं पर्यावरण की बात करें तो जावड़ेकर को हटाने की 2 वजह मानी जाती हैं। एक तो पर्यावरण मंत्रालय में कुछ बहुत काम नहीं हुआ और दूसरा प्रकाश जावड़ेकर का पार्टी के भीतर समर्थन भी कम है। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा को कैबिनेट से निकालने की कई वजह हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरी दवाइयों की आपूर्ति को लेकर हाहाकार मच गया। रेमडेसिविर के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं कर्नाटक बीजेपी की अंदरूनी कलह भी गौड़ा की विदाई की वजह बनी। वहां मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक धड़े ने मोर्चा खोल रखा है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के निवासी के रूप में गौड़ा से अपेक्षा थी कि वो अपने प्रभाव के इस्तेमाल से प्रदेश बीजेपी के अंदरूनी खींचतान को खत्म कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन मंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल से आने वाले बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें हटाया गया है। इसके अलावा थावरचंद गहलोत, देबोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, प्रताप सारंगी और रतन लाल कटारिया को भी पद से हटा दिया गया है। ये तो रही उन चेहरों की बात जिन्हें मोदी की नई टीम में फेरबदल का सामना करना पड़ा, लेकिन कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों की भी चर्चा खूब रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने से निषाद पार्टी नाराज है। संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है, दिल मुश्किल में है। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने अपने बेटे और सांसद प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर निराश होते हुए पूछा कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, तो फिर प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। संजय निषाद ने कहा कि फिलहाल वो बीजेपी के साथ है, लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही निषादों की अनदेखी करती रही तो आने वाले वक्त में वो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे और बीजेपी से गठबंधन को लेकर सोचने को मजबूर होंगे। नई कैबिनेट में 20 SC/ST, 27 OBC और 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को शामिल किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर कुल 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। महिला मंत्रियों में सिर्फ अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मंत्री बनी है, बाकी सभी पहली बार मंत्री बनाई गई हैं। इसके साथ मोदी के 78 मंत्रियों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है।
इन नई महिला मंत्रियों में दर्शना जरदोश, प्रतिमा भौमिक, शोभा करंदलाजे, भारती पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कर सरकार आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी साधना चाहती है। उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल विस्तार में 7 लोगों को शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से भाजपा सांसद पंकज चौधरी को मंत्री परिषद में राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। साल 2014 में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसे और मजबूत किया जा रहा है। वहीं इस बार की कैबिनेट में पहली बार जीतकर आए सांसदों को मौका मिला है। नारायण राणे, पशुपति पारस, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, अजय भट्ट, बीएल वंपा, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत कराट, राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवार, बी टुडू, शांतनु ठाकुर, एम महेंद्र भाई, जॉन बर्ला, निशित प्रमाणिक, वो तमाम नाम हैं जो पहली बार संसद में आए और उन्हें अब मंत्री बनाया गया है। तो ये तो रही मोदी कैबिनेट की बात। मोदी एक तीर से कई निशाने लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। ये बात हमने आपसे कल भी कही थी और कल से हमें याद आया कि कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि धोनी का जर्सी का नंबर आखिर 7 क्यों है। तो इसका जवाब धोनी ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरी जर्सी का नंबर 22 था। जब मैं पहली बार भारतीय टीम में आया तो 7 नंबर खाली था। धोनी ने यह भी कहा कि संयोग से मेरा जन्मदिन भी 7 जुलाई को हुआ है। अब हम पूछते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता तो इसका जवाब हम कल देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।